अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। CSS क्लब और उसके तमाम शुरका, आज हम ऐसे राइटिंग के चौथे लेक्चर के साथ, और चौथे लेक्चर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा रिकैप करूँगा और आज के लेक्चर में मैं क्या बताने जा रहा हूँ इस पे हम अभी 2 3 4 चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। और फिर हम इसको थोड़ा सा, चूँकि जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उनमें इसको मैं एक एक्टिविटी के तौर पे लेता हूँ और ये प्रैक्टिकली करवाई जाती हैं चीज़ें, लेकिन यहाँ चूँकि उस तरह का मैकेनिज़्म नहीं है तो कॉन्सेप्चुअल बात होगी। उस पे जो आपकी क्यूरीज़ हैं वो आप कोई 10 15 मिनट ठहर के वो पुट कर सकते हैं, तो उसका मैं जवाब देता जाऊँगा आपको साथ साथ। टू बिगिन विद हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि ऐसे राइटिंग जो है इसमें टोटल 6 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप चूजिंग द टॉपिक, दूसरा स्टेप मेकिंग स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक, तीसरा स्टेप मेकिंग आउटलाइन, चौथा स्टेप राइटिंग इंट्रोडक्शन, पांचवा स्टेप राइटिंग द बॉडी पार्ट ऑफ ऐसे, और छठा स्टेप राइटिंग कंक्लूजन। ये टोटल 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी CSS ऐसे के। इसके बाद आज मैं थोड़ा टाइमलाइन से शुरू करूंगा। एक मैं थोड़ा टाइमलाइन बताऊंगा कि कौन सी चीज़ किस वक्त करनी है और कैसे करनी है, और दूसरा टाइमलाइन के साथ फिर हम आउटलाइन पे जाएंगे कि आउटलाइन कैसे बनानी है, आउटलाइन कैसे शुरू करते हैं, आउटलाइन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, आउटलाइन कब कहाँ और कैसे, मतलब रफ में करते हैं तो वो किस तरह की होती है, जब उठा के हम उसको ओरिजिनल में लेकर आते हैं तो वो किस तरह की होती है, उसमें कौन से डूज एंड डोंट्स हैं एंड ऑल दैट। अर्ली इन द मॉर्निंग 15 या 16 फरवरी 2018, गेट रेडी एवरीवन। सुबह 9 बजे आपको पेपर पकड़ा दिया जाता है। सुबह 9 बजे से 9:05 तक आपने पेपर पढ़ लेना है, अपने आप को रिलैक्स कर लेना है। 5 मिनट या 6 7 मिनट तक आपने टॉपिक सिलेक्ट कर लेना है। 9:10 तक स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक अपनी मुकम्मल कर लेनी है और रफ साइड पे शिफ्ट हो जाना है। और जब आप रफ साइड पे शिफ्ट होंगे तब टाइम होगा 9:10 या 11 12 मिनट। उसके फ़ौरन बाद आपने रफ साइड पे ही अपनी आउटलाइन बनाना शुरू कर देनी है, और आज का हमारा टॉपिक आउटलाइन बनाना ही है। आउटलाइन बनाने के लिए हम कोई टॉपिक एक एज्यूम कर लेते हैं, तो हम उस पर थोड़ा, मतलब उसकी मिसाल के साथ चलेंगे तो ये बात अच्छी तरह समझ में आएगी। आउटलाइन एक इम्प्रेशन है, पहला इम्प्रेशन जो एग्जामिनर को जाता है, और उसकी बेस पे आइडिया हो जाता है उसको आपकी स्ट्रेंथ का, आपके लेवल ऑफ नॉलेज का, लेवल ऑफ एक्सपोजर का, आपके किसी जो आपका टॉपिक आपने चुना है उसकी कितनी डायमेंशंस आपके जहन में आई हैं, उस डायमेंशन में आप कितने इन डेप्थ हैं, और उस डेप्थ को बयान करने के लिए आपके पास वैरायटी ऑफ वर्ड्स, वोकैब, सेंटेंसेस कितनी है उसका अंदाज़ा हो जाता है। आपके पास कितने सिनोनिम्स हैं अपने एक टॉपिक में खेलने के लिए, उसका भी अंदाज़ा उसको आपकी आउटलाइन से हो जाता है। आप लेंथी सेंटेंस लिखते हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, क्लियर हैं, आप टू द पॉइंट हैं, या आप हैंकी फैंकी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आउटलाइन कन्वे कर देती है। दैट्स वाई बहुत इम्पॉर्टेंट है आउटलाइन बनाना, आपका अपना भी फ़ायदा। और कुछ लोग कहते हैं कि आउटलाइन मैंने तो नहीं बनाई थी, तो भाई आपने नहीं बनाई थी तो आप बहुत अच्छे हैं और आप बहुत ज़हीन हैं। आउटलाइन बनानी चाहिए। इट इज़ रिकमेंडेड बाय द सीनियर टीचर्स। हमारे जो सीनियर असातिज़ा थे उन्होंने हमारी जो ट्रेनिंग की उसमें ये उसूल था कि आप आउटलाइन बनाएं, आउटलाइन बनाना सीखें, तो दैट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर राइटिंग अ गुड ऐसे। किसी ने पूछा कि आउटलाइन बनाना मतलब कितना अहम है, इस पे इतना टाइम सर लगता है, आधा पौना घंटा लग जाता है अक्सर, तो सर इतना टाइम क्यों उसको देना है? और भाई इसलिए देना है कि आपने अपना असलहा पूरा इकट्ठा करना है, जिसकी बेसिस पे आपने पूरी तरतीब से 3 घंटे लड़ना है, बाकी के 2 घंटे 2.25 घंटे। तो अगर वो नहीं होगा तो बहुत मसला हो जाएगा आप लोगों के लिए ही। कोई एक टॉपिक एज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने टॉपिक चूज़ किया है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान।
सो एक वन डायमेंशन तरतीब के साथ। आवर टॉपिक इज़ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ये एक मिसाल के तौर पे हम ले रहे हैं ताकि ये वाला पैटर्न समझने में आसानी हो। बाद में आप माशाल्लाह ज़हीन फ़तीन लोग हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई बहुत ही मुश्किल सा औखा सा टॉपिक आप लिख सकते हैं, आई नो वेरी वेल। तो करने का यूं है कि आपने सबसे पहले एक टॉपिक चुन लिया, द टॉपिक इज़ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। उसकी स्टेटमेंट आपने बना ली कि डेमोक्रेसी इज़ द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इज़ ब्राइट इन पाकिस्तान, या डेमोक्रेसी इज़ गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम इन पाकिस्तान, द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इज़ ब्राइट इन पाकिस्तान। मतलब ये वाली डायमेंशन हमने इसकी चुन ली। अब हमने अगला मरहला मेकिंग आउटलाइन पे आ जाना है। आउटलाइन बनाने के 4 स्टेप्स हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाता हूँ और उसके अकॉर्डिंगली वो ऐसे की आउटलाइन बनाते हैं। और ये एक सेल्फ सफिशेंट किस्म की अप्रोच है कि इट इनेबल्स यू टू डिज़ाइन एंड मेक योर ओन आउटलाइन। वो आपका डर, ख़तरा, खौफ ख़त्म करती है ये वाली मेथडोलॉजी कि मेरे पास तो नॉलेज नहीं है और मैं पता नहीं कहाँ से लेकर आऊँगा और आइडियाज़ कहाँ से आएंगे ये। सो टू बिगिन विद, देयर आर 4 कॉलम्स व्हेन वी मेक आउटलाइन। पहला कॉलम जो है उसका हमने नाम रखा हुआ है रैंडम आइडियाज़। हमारा स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक कहता है कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इज़ ब्राइट इन पाकिस्तान। पहले स्टेप में हमें करना यूं है कि जितने भी आइडियाज़ हमारे जहन में आ रहे हैं कि फ्यूचर इस वजह से ब्राइट है, 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 बग़ैर कलम रोके, बग़ैर ज़्यादा गहरी सोच में पड़े, बग़ैर मतलब पिक एंड चूज़ किए बग़ैर जो जहन में आता है इस वाले कॉलम में फेंकते जाना है, वन वर्ड शक्ल में, फ्रेज शक्ल में, नॉट इन सेंटेंस फॉर्म। फेंकते जाओ, इस वजह से भी है, इस वजह से भी है, इस वजह से भी है। आपके जहन में एक तरह की 3 चीज़ें आ रही हैं, वो तीनों लिखो। आपके जहन में एक तरह की 4 चीज़ें आ रही हैं, वो चारों लिखो। तो आपका ये वाला जो कॉलम है जिसका टाइटल है रैंडम आइडियाज़, ये कोई मुहित है तकरीबन 20 आइडियाज़ पे। 20 आइडियाज़ आपने रैंडमली सोच के इसमें लिख लिए। वंस यू हैव 20 आइडियाज़, उसको दोबारा पढ़ो, उसमें कुछ और डालना चाह रहे हैं तो रेलिवेंट, इररेलेवेंट, फर्स्ट कज़न, सेकंड कज़न, वजन, सारे इसमें यू कैन मेंशन ओवर हियर। जब आपने सारे आइडियाज़ यहाँ पे डाल लिए हैं, आपने अपना कलम नहीं रोकना, इसमें आपने चूज़ी नहीं होना, आपने इसमें कोई मतलब गलत सही पे नहीं जाना, इसमें आपने सारी चीज़ें ऐड कर लेनी है। Once you are done with the stuff like random ideas, कॉलम 2 पे आपने चलम जाना। कॉलम 2 का टाइटल है प्योरिफिकेशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्योरिफिकेशन में वी कीप द रेलेवेंट एंड क्रॉस इरेलेवेंट। हम इसमें वो वाले आइडियाज़ रख लेते हैं जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं, हमारी स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक को सर्व कर रहे हैं, और जो नहीं सर्व कर रहे हम उनको बिल्कुल साइड पे करते जाते हैं। उसके बाद इसमें डुप्लीकेशन, यस, इसमें डुप्लीकेशन जो है वो हम रिमूव करते हैं। इसमें तो सारे हमने ऐड कर लिए। इसमें मिसाल के तौर पे हमने लिख लिया इलिटरेसी, फिर हम लिख लिया इग्नोरेंस, आगे जाके हमने लिख लिया लैक ऑफ अवेयरनेस। तो इनमें से हम एक रख लेंगे, दैट कैन बी एनी वन, आइदर इलिटरेसी और इग्नोरेंस। और उसके बाद मे भी मतलब कोई और टॉपिक चल रहा है आपके यहाँ, तो आपने लिख लिया करप्शन, आगे जाके अपने रैंडम आइडियाज़ में ब्राइबरी लिख ली, आगे जाके आपने किकबैक्स लिख ली, वट आपने करप्शन रख लेना है, बाकी दोनों प्योरिफिकेशन में क्रॉस हो जाएंगे। ये कहलाती है प्योरिफिकेशन। अपने रेलिवेंट, इसमें एक छोटी सी मिसाल मैं और देता होता हूँ। जैसे हमारा टॉपिक है ह्यूमन बॉडी, फॉर एग्जांपल। अगर हमारा टॉपिक ह्यूमन बॉडी है तो हम रैंडम आइडियाज़ में लिखते जाएंगे लाइक फिंगर्स भी, हैंड भी, पाम भी, थंब भी, रिस्ट भी, और ये सारा कुछ लिखते जाएंगे, अपनी बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स भी लिखते जाएंगे। जब हम प्योरिफिकेशन पार्ट पे जाएंगे तो इसमें मोस्ट रेलिवेंट, मोस्ट वाइटल एलिमेंट्स लाइक आर्म, लेग, मतलब जो ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ें हैं, जो इंक्लूसिव हैं इन नेचर, हम वो वाले पॉइंट्स इसमें ऐड कर लेते हैं। और रिपीट होने वाले, थोड़े कम अहम और थोड़े लेस इम्पॉर्टेंट, वो सारे हम पर्च करते जाते हैं। और यूँ हमारी
जो चीज़ बन रही है वो कहलाती है ये वाला कॉलम प्योरिफिकेशन. वंस यू हैव all the ideas which are directly relevant, which are purified, then you shift on to the third column. Third column का title होगा logical sequence. Yes. अभी आपने यहाँ पे आइडियाज सारे इकट्ठे कर लिए, यहाँ पे आपने रेलेवेंट आइडियाज रख लिए, इरेलेवेंट साइड पे कर दिए, और यहाँ पे आप जब पहुंचे तो आपने जो रखने हैं उनका लॉजिकल सीक्वेंस बनाने की ज़रूरत है. लॉजिकल सीक्वेंस हम बनाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट. लॉजिकल सीक्वेंस हम बनाते हैं मोस्ट रेलिवेंट टू लीस्ट रेलिवेंट. लॉजिकल सीक्वेंस हम बनाते हैं जो ज़्यादा हिट करने वाली चीज़ हो. लॉजिकल सीक्वेंस हम बनाते हैं अक्सर हिस्टोरिकल बेसिस पे कि हिस्टोरिकली कौन सी चीज़ पहले आ रही है. तो इस बेसिस पे हम इंपॉर्टेंस बेस, हिस्टोरिकल बेस और रेलिवेंस बेस पे हम इन्हीं आइडियाज़ को जो हमने प्योरीफाई किए हैं उनको लॉजिकली रीअरेंज कर लेते हैं. जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी, कि यहाँ ह्यूमन बॉडी के सारे पार्ट्स लिख लिए फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे उसके सिर्फ मेजर पार्ट्स लिख लिए और यहाँ पे फिर उनको लॉजिकली अरेंज करना है. जिस तरह ह्यूमन बॉडी में पहले हेड आता है, फिर नेक, देन शोल्डर्स, इसी तरह आपके ऐसे में क्या आ रहा है, सबसे अहम चीज़ पहले आएगी. फॉर एग्जाम्पल आपका जो टॉपिक है फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इज ब्राइट इन पाकिस्तान, उसका सबसे पहले आप लिखेंगे स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर. स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर के बाद आप लिख लेते हैं नो मिलिट्री इंटरवेंशन. नो मिलिट्री इंटरवेंशन के बाद आप लिख लेते हैं न्यू पॉलिटिकल पार्टीज. ये वो चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे ऐड करते जाते हैं. एक और चीज़ बड़ी अहम यहाँ पे कि बाज़ औक़ात आप एक स्किल डेवलप कर लेते हैं लॉजिकल सीक्वेंस बनाने के लिए भी, कि हमने सबसे पहले फॉर एग्जांपल फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इज ब्राइट, या हम सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, उसके हमने सारे आइडियाज उठा लिए, लिख लिए एंड एवरीथिंग. सबसे पहले उसका क्या आने की ज़रूरत है? सबसे पहले जो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में आएगी चीज़ वो है मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्यूडलिज्म. अब हम फ्यूडलिज्म पे थोड़ा गौर अगर करें ना तो हमें आइडिया होगा कि फ्यूडलिज्म किस चीज़ की एक्सेस बंद करती है. एजुकेशन की एक्सेस बंद करती है, तो दूसरा एजुकेशन आ जाएगा. फिर हम गौर करते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर एजुकेशन नहीं अवेलेबल लोगों को तो व्हाट हैपन्स, लोग जॉब नहीं मिल पाती उनको, तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा. फिर हमने अनएम्प्लॉयमेंट पे एक नज़र देखनी है कि इफ़ देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट तो व्हाट हैपन्स. तो इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन सेंस काम कर रही है, तो पॉवर्टी. इस तरह से एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ लॉजिकली एक सीक्वेंस में अरेंज्ड होता है. और इस चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ेगी अगली स्टेज पे जाके. मैं जब पैराग्राफिंग राइटिंग आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो वहाँ आपको अंदाज़ा होगा कि लोग जो कि देखने में 110% अच्छी अंग्रेज़ी लिखने वाले, लाइक फाइक बड़े अच्छे आइडियाज़ वाले होते हैं, क्यों फेल हो जाते हैं? वो लॉजिकली अरेंज्ड आइडियाज़ नहीं लिखते. आइडियाज़ बड़े अच्छे लेकर गए, लिख दिए, फेल हो गए. रीज़न कि उन्होंने लॉजिकली अपने आइडियाज़ को अरेंज नहीं किया था. जो कहता ना मेरे ऐसे में कोई ख़ता नहीं है, वो कभी बैठ के अपनी लॉजिकल सीक्वेंस देखे. ही या शी विल कम टू नो देन कि मैं कहाँ पे ब्लंडर करता हूँ. और लॉजिकल सीक्वेंस, कुछ लोग कहते हैं सर आगे पीछे हो जाए तो क्या है, तो मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ. अगर आपकी लॉजिकल सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए तो आप सिर्फ एक नज़र देखें कि दिस इज़ योर लॉजिकल सीक्वेंस पार्ट. आपने ह्यूमन बॉडी पे ऐसे लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपने हेड लॉजिकली पहले नंबर पे आता है, आपने हेड रख. उसके बाद नेक की बारी आती है, तो नेक के बजाय आप गोडा लिख दें तो कैसा लगेगा? इसी तरह एग्जामिनर को फौरन पता चल जाता है कि इसने जो आइडियाज़ अरेंज किए हैं ये लॉजिकली बिल्कुल अरेंज नहीं है, तो उसको आप लोगों से पहले पता चल जाता है कि आप फेल होने वाले हैं. आपने लॉजिकली अपने आइडियाज़ को अरेंज किया और यहाँ भी आइडियाज़ आपके वन वर्ड में या वन फ्रेज में लिखे हुए, नॉट इन सेंटेंस फॉर्म. कॉलम 4 आपके आइडियाज़ लॉजिकली अरेंज हो गए. कॉलम 4 का टाइटल है कॉन्टेक्सचुअलाइजिंग. यस, आप अपने आइडियाज़ को कॉन्टेक्सचुअलाइज करेंगे. यहाँ पे सिंगल वर्ड लिखा हुआ है आपका, लाइक फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इज ब्राइट इन पाकिस्तान, तो उसका पहला वर्ड हमने लिखा, यहाँ पे लॉजिकल सीक्वेंस में पहला वर्ड था उसका स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर. ओके, अब स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर एक सिंगल वर्ड है और ये बेसलेस है, डायरेक्शनलेस है. अनटिल अनलेस हम इसको एक सेंटेंस में यूज नहीं कर रहे
तब तक ये क्लियर नहीं होता। हमने कॉलम 4 जो कि कॉन्टेक्चुअलाइजिंग है उसमें करना यूं है कि यहाँ से अपना लॉजिकल सीक्वेंस का पहला वर्ड उठाना है। हमारा जो टॉपिक हम लेके चल रहे हैं, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इज ब्राइट इन पाकिस्तान, तो पहला है स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर। ओके, इसको उठाओ और अपनी स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक के साथ नथी करो। स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हैज लेड टू ब्राइट फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ये एक पूरा सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस है डायरेक्शन ओरिएंटेड, ये सेंटेंस है लॉजिकली कनेक्टेड, और ये सेंटेंस है जिसको पढ़ने के बाद पूछना नहीं पड़ता कि व्हाट इज मेंट बाय स्मूथ ट्रांजिशन, क्योंकि स्मूथ ट्रांजिशन एक कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है। ये वाला जो कॉलम है इट इज कॉल्ड कॉन्टेक्चुअलाइजिंग। आप एक कॉन्टेक्स्ट में एक पूरा जो सेंटेंस है वो लिख देते हैं और दूसरा सेंटेंस फिर आप लिख देते हैं। हर सेंटेंस का रुख और ताल्लुक आपकी स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक के साथ होता है। यूं एग्जामिनर आपके 1 2 3 4 5 6 10 8 9 10 11 12 सेंटेंसेस पढ़ता है। इससे उसको आपकी लेवल ऑफ रेलिवेंस, लेवल ऑफ क्लैरिटी और आपके पार्ट पे जितने सिनोनिम्स हैं, आपकी राइटिंग स्किल क्या है, आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, आप कितना क्लियरली लिखते हैं, आपके ये वाले जो फिक्रे हैं इनसे वो अंदाज़ा लगा रहा है। हमारे सीनियर उस्ताद हमें इस तरह ही गाइड करते थे कि मच ऑफ योर एसे इज़ रिफ्लेक्टेड इन योर आउटलाइन बिकॉज एग्जामिनर इज़ गोना हैव एन इम्प्रेशन ओवर हियर। वो आइडिया भी उसको हो जाता है कि इसकी लैंग्वेज की स्किल कितनी है, ये कितना क्लियर है, ये कितना ईजी लिखता है। आपने अपनी आउटलाइन हमेशा सेंटेंस फॉर्म में लिखनी है और यहाँ पे आप सिनोनिम्स यूज़ करें, यहाँ पे आप अच्छे अच्छे एक्सप्रेशंस भी दे लें, यहाँ पे आप सिंपल भी रहें, यहाँ पे आप क्लियर भी रहें एंड शो ऑल ऑफ योर स्ट्रेंथ्स ओवर हेयर, और अपनी किसी किस्म की कंफ्यूजन यहाँ पे जाहिर ना होने दें, और शो ऑल योर कार्ड्स ओवर हेयर टू द एग्जामिनर, जिसको अंदाज़ा हो जाए कि इसने ना सिर्फ ये टॉपिक चुना है कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इज ब्राइट इन पाकिस्तान, ना सिर्फ ने ये स्टैंस लिया है बल्कि इसके पास उसको प्रूव करने के लिए बहुत काफ़ी वैलिड, रेलिवेंट और क्वालिटी मटेरियल भी अवेलेबल है। ये वाली आपकी जो कॉन्टेक्चुअलाइजिंग है 8 10 12 15 फिक्रे, जब हम इसको रफ में लिखते हैं तो इट इज़ कॉल्ड कॉन्टेक्चुअलाइजिंग, जब इसको हम उठा के ओरिजिनल में ले जाते हैं तो इट इज़ कॉल्ड आउटलाइन। आपने ये वाले 3 कॉलम क्रॉस कर देने हैं क्योंकि ये रफ में लिखे हुए हैं, और ये वाला एक कॉलम उठा के आपने ओरिजिनल में ले जाना है। इट बिकम्स योर आउटलाइन, अ परफेक्ट एंड एग्जैक्ट आउटलाइन जिसमें कोई फजूल चीज़ नहीं है, कोई एक फिक्रा 2 बार नहीं आ रहा, और आपकी चीज़ें लॉजिकली अरेंज्ड हैं, और नेक्स्ट टाइम आपको अपने ऐसे की बॉडी बनाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही, और नेक्स्ट जो आपका इंट्रोडक्शन होगा उसमें भी आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही। दिस इज़ ऑल अबाउट राइटिंग आउटलाइन फॉर CSS एंड PMS ऐसे राइटिंग। और आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपके साथ होंगे हम, और विल बी टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन, यस, फेस ऑफ द एसे। उस पर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। और बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, और एक अच्छी सी आउटलाइन आप तैयार करें अपनी, और मेक इट फ्लॉलेस, मेक इट परफेक्ट as much as you can. So Allah bless you all. आपकी कामयाबी के लिए और कामयाबी के बाद अच्छी एलोकेशन के लिए ढेरों दुआएं। फी अमानिल्लाह।